सभी साथियों को नमस्कार। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आईसीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज। और हमारा पहला चैप्टर है इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स है। तो आज के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य किसको प्रोसेस करना है और इसे सूचना में बदलना है। तो जो कंप्यूटर है वो किसको प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस करता है डाटा को। और डाटा को कन्वर्ट किस में करता है, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर। तो डेटा कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस की जाने वाली कच्ची सामग्री होती है, यानी रॉ मटेरियल रहता है डेटा। इसमें संख्याएं आ जाती है, अक्षर आ जाते हैं, चित्र आ जाते हैं, या कोई अन्य प्रारूप भी हो सकता है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना में कन्वर्ट करता है। इसका उपयोग निर्णय लेने या अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को इकट्ठा करना यानी कलेक्ट करने का काम रहता है। उसे व्यवस्थित करना यानी मैनेज करने का काम रहता है। उस पर गणनाएं यानी कैलकुलेशन करने का काम रहता है। और उसे प्रस्तुत करना यानी रिप्रेजेंट करना, ये शामिल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डेटा प्रोसेसिंग के कार्य है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं यानी डेटाबेस प्रबंधन, स्प्रेडशीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। डेटा को इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड या माउस के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है। तो जो भी हम डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करेंगे वो किसके माध्यम से इंसर्ट करेंगे, यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है, कीबोर्ड और माउस, ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइसेस। प्रोसेस जो सूचना होती है इसको आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर और प्रिंटर, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस। नेक्स्ट है, कौन सी अमेरिकन कंपनी कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है। तो कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है, तो ये है आईबीएम कंपनी। ठीक है, तो आईबीएम कंपनी को है बिग ब्लू के नाम से हम जानते हैं। आईबीएम का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1911 के अंदर। यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, मतलब मल्टी नेशनल कंपनी है ये, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करती है। आईबीएम ने कई महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर शामिल है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिए कि आईबीएम ने कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप किए हैं। एक तो मेन फ्रेम टाइप के कंप्यूटर डेवलप किए हैं इसने, और एक पर्सनल कंप्यूटर जो है किसने डेवलप किए हैं, आईबीएम कंपनी ने। और आईबीएम कंपनी को ही कहते हैं बिग ब्लू। आईबीएम जो है इसको बिग ब्लू नाम उसके नीले लोगो और कंपनी की विशालता के कारण मिला है। ठीक है, तो इसका लोगो है वो नीले कलर का है, इसलिए इसको बिग ब्लू कहते हैं। बड़ी कंपनी है तो बिग, और ब्लू कलर है लोगो का तो ब्लू कहते हैं। आईबीएम जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में से एक है और प्रौद्योगिकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, ए सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली फाउंड इन। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पर पाई जाती है। तो एकल बस संरचना बतानी है कहाँ पर पाई जाती है, यानी किस टाइप के कंप्यूटर में पाई जाती है। सुपर कंप्यूटर में पाई जाती है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में पाई जाती है, हाई परफॉर्मेंस मशीन में पाई जाती है, या मेन फ्रेम कंप्यूटर में पाई जाती है। तो एकल बस स्ट्रक्चर पाई जाती है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में, तो ये याद रखना है। एकल बस संरचना यानी सिंगल बस स्ट्रक्चर कहाँ पाई जाती है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है जिसमें सभी घटक जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ही जो है बस यानी डेटा ट्रांसफ़र पथ को साझा करते हैं। तो सारे जो है एक ही बस पर रहते हैं। यह कम जटिल होती है, कम लागत वाली प्रणाली होती है, जो आमतौर पर मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो एकल बस स्ट्रक्चर किस में यूज़ की जाती है, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। सुपर कंप्यूटर हुआ, हाई परफॉर्मेंस मशीन हुई,
और मेन फ्रेम जो है अधिक जटिल और तेज प्रदर्शन के लिए मल्टीपल बस आर्किटेक्चर या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का उपयोग करते हैं। जब भी कोई डिवाइस डेटा को भेजता है या प्राप्त करता है तो पूरी बस को उपयोग करता है। यदि दो डिवाइस एक ही समय में डेटा ट्रांसफ़र करना चाहे तो बस आर्बिट्रेशन के द्वारा तय किया जाता है कि किसे प्राथमिकता मिलेगी। तो अगर दो डिवाइस एक ही समय में डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रही है तो किसके द्वारा तय किया जाता है? बस आर्बिट्रेशन के द्वारा। डेटा ट्रांसफ़र पूरा होने के बाद अन्य डिवाइस बस का उपयोग कर सकती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यूष कंप्यूटर की गति कितनी है? प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड बतानी है कितनी है। तो इसकी स्पीड याद रखनी है, इसकी स्पीड है 6.8 pf, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी है? 6.8 pf। तो प्रत्यूष जो है एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो दोनों चीज़ याद रखिए, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस में किया जाता है? मौसम के पूर्वानुमान में और जलवायु अनुसंधान के लिए। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और इनका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। पेंटाफ्लॉप पीएफ का फुल फॉर्म है। पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर की गति को मापने की एक इकाई है जो प्रति सेकंड में 1 क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर होती है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का विकास भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के द्वारा किया गया है। भारत के कुछ प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर के नाम हैं परम है, अनुपम है, विक्रम। ये सारे जो है सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष भी एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटरों का उपयोग दवा की खोज के लिए, सामग्री विज्ञान के लिए और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जो प्रत्यूष है इसका उपयोग किस में किया जाता है? मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? तो सेकंड जो जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको किस ड्यूरेशन के अंदर जो है विकसित किया गया था? तो इनको विकसित किया गया था 1959 से 1965 के बीच में, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, आपको ध्यान होगा, जो कि वैक्यूम ट्यूब की तुलना में छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत की थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्ट्रेन और कोबोल जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ था। तो ये भी याद रखिए कि दूसरे पीढ़ी की जो कंप्यूटर है इसमें कौन कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ था? तो फोर्ट्रेन और कोबोल का विकास हुआ था। इस पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटरों में है IBM 1401 और यूनिवेक सेकंड इसके अंदर शामिल है। तो ध्यान रखिए, सेकंड से याद रखिए, दूसरी पीढ़ी का है ये यूनिवेक सेकंड। और IBM 1401 ये कब विकसित हुए थे? ये विकसित हुए थे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग व्यवसायों और विश्वविद्यालयों में किया गया था। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ प्रौद्योगिकी में प्रगति और कंप्यूटर के घटकों में परिवर्तन को दिखाती है। नेक्स्ट है, हरमन होलरिथ इज़ द फादर ऑफ। तो हरमन होलरिथ किसके जनक है? ठीक है, हरमन होलरिथ जो है ये जनक है पंच कार्ड के, ठीक है। किसके जनक है? पंच कार्ड के जनक कहलाते हैं हरमन होलरिथ। ये आपके 2022 में आया हुआ है। हरमन होलरिथ जो है एक अमेरिकी सांख्यिकीविद थे जिन्होंने पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। पंच कार्ड का उपयोग डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता था। तो पंच कार्ड का उपयोग हम किस में करते थे? डेटा को स्टोरेज करना है या प्रोसेस करना है, इसके लिए हमने पंच कार्ड का उपयोग किया था। और इसका आविष्कार किसने किया था? हरमन होलरिथ ने। होलरिथ की जो मशीन है इसका उपयोग 1890 की अमेरिकी जनगणना के डेटा को संशोधित करने के लिए किया गया था। पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग के स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम था। होलरिथ के बाद में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की जो बाद में IBM बन गई थी, ठीक है। तो होलरिथ के बाद जो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी इसी को हमने बाद में यही बाद में क्या बन गई थी? IBM कंपनी। पंच कार्ड का उपयोग 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता रहा है।
नेक्स्ट है यूनिवेक का फुल फॉर्म बताना है आपको क्या है। तो यूनिवेक जो है इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो यूनिवेक जो है पहला व्यावसायिक रूप से उत्पादित कंप्यूटर था। इसे जे प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन मोचली के द्वारा विकसित किया गया था। तो ध्यान रखिए ये भी महत्वपूर्ण है कि यूनिवेक कंप्यूटर को किसने जो है डेवलप किया था। तो एकर्ट और मोचली, इन दोनों का नाम याद रखना है, जिन्होंने एनिएक का भी विकास किया था। तो इन्होंने ही एनिएक बनाया है, इन्होंने ही यूनिवेक बनाया है। ठीक है, यूनिवेक का फुल फॉर्म याद रखना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का उपयोग व्यवसाय और सरकारी एजेंसियों के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? डेटा प्रोसेसिंग के लिए, और व्यवसाय और सरकारी एजेंसियों में ये यूज हुआ था। यूनिवेक पहला कंप्यूटर था जो संख्याओं और वर्णमाला दोनों को प्रोसेस कर सकता था। तो ये कंप्यूटर जो है संख्याओं को भी प्रोसेस कर सकता था और वर्णमाला के जो अक्षर है इनको भी प्रोसेस कर सकता था। यूनिवेक ने कंप्यूटर के व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनिवेक का पहला ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका का जनगणना ब्यूरो था। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे अपने को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करनी है तो इसमें कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस करने में और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता को समर्थन करने में सक्षम होते हैं। बैंकों को अपने ग्राहकों के खातों को प्रबंधित करने, लेन देन को प्रोसेस करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है। तो बैंकों में याद रखना कौन से कंप्यूटर काम आते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर अपनी उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कई बैंक अपने मुख्य बैंकिंग कार्यों के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग अन्य उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे कि बीमा हुआ, दूरसंचार हुआ, और सरकार के द्वारा भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी मात्रा में, ठीक है, डेटा को स्टोरेज करने में सक्षम होते हैं, डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटरों को अक्सर विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनके लिए स्पेशल जो है सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, हार्डवेयर चाहिए होता है, और उन्हें संचालित करने के लिए विशेष कौशल वाले कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती है। अब अन्य कंप्यूटरों के प्रकार देखिए, मेन फ्रेम के अलावा कौन कौन से प्रकार है। मिनी कंप्यूटर है, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप हो गया। विशेष प्रयोजन के लिए कंप्यूटर होते हैं, वे कंप्यूटर ये कंप्यूटर जो है किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सामान्य जो घरेलू कंप्यूटर होता है वो हमारा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर छोटे, अपेक्षाकृत सस्ते ये कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। अब पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, तीनों जो है किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे वर्ड की प्रोसेसिंग के लिए, इंटरनेट की ब्राउजिंग के लिए हम करते हैं। हमारा पीसी जो होता है नॉर्मल, ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर में आमतौर पर एक माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, मेमोरी हो गई, स्टोरेज होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस इसके अंदर लगे हुए होते हैं। माइक्रो कंप्यूटरों का विकास 1970 के दशक में शुरू हुआ था और उन्हें कंप्यूटर को आम जनता के लिए इसके द्वारा सुलभ बना दिया गया था। माइक्रो कंप्यूटरों ने हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया है, जिसमें संचार है, शिक्षा है और मनोरंजन है। नेक्स्ट है व्यक्ति और मशीन। इसमें भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रति उत्तर प्रमाणीकरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो चुनौती प्रत्युत्तर प्रमाणीकरण यानी कि चैलेंज रेस्पॉन्स ऑथेंटिकल जो यूज़ किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कैप्चा। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैप्चा। तो ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ये क्या है? कैप्चा का उपयोग हम करते हैं।
तो कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों को बोट्स और अन्य स्वचालित कार्यक्रमों से बचाने के लिए किया जाता है। कैप्चा का आमतौर पर एक छवि या ऑडियो चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, या तो एक इमेज बनी रहेगी या एक ऑडियो होगा, ठीक है, जिसे मनुष्य आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हल करना इसको मुश्किल रहता है। कैप्चा का उपयोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हो गया, खाता निर्माण हो गया और अन्य कार्यों को स्वचालित दुरुपयोग से बचाने के लिए किया जाता है। कैप्चा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें टेक्स्ट आधारित कैप्चा भी होते हैं, इमेज आधारित कैप्चा होते हैं, ऑडियो आधारित कैप्चा होते हैं। कैप्चा की प्रभावशीलता को लेकर बहस होती रहती है, क्योंकि बॉट्स कैप्चा को हल करने के लिए तेज़ी से बेहतर होते जा रहे हैं। कैप्चा का एक विकल्प है रीकैप्चा, ठीक है, जो गूगल के द्वारा विकसित एक सेवा है जो उपयोगकर्ता इंटरेक्शन का विश्लेषण करके मानव और बॉट के बीच अंतर करने के लिए मशीन लर्निंग का ये उपयोग करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है, पहली जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो ये इसके अंदर पहली जनरेशन का कंप्यूटर यूनिवेक्स फर्स्ट है, IBM 701 है और ENIAC है, लेकिन PDP 11 जो है ये नहीं है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो याद रखना है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। बड़े थे, ये नाजुक थे और अविश्वसनीय थे। ENIAC, यूनिवेक फर्स्ट और IBM 701 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, ठीक है। तो ये याद रखने हैं तीनों पहली पीढ़ी के उदाहरण कौन कौन से हैं? ENIAC, यूनिवेक फर्स्ट और IBM 701। PDP 11 एक मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास बाद में किया गया था और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो ध्यान रखिए, PDP 11 के अंदर किसका उपयोग किया गया है? ट्रांजिस्टर का। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया गया था, ठीक है। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग किसमें किया गया था? वैज्ञानिक और सैन्य अनुप्रयोगों के अंदर। ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे और इन्हें संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। तो जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था वो उसकी साइज़ बहुत विशाल होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन भाषा का उपयोग किया गया था, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी? मशीन लैंग्वेज, जो एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है और इसे समझना मुश्किल रहता है। नेक्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो स्टोर्ड प्रोग्राम पर आधारित पहला कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, महत्वपूर्ण है ये भी। तो स्टोर्ड प्रोग्राम पर आधारित पहला कंप्यूटर का नाम है एडवेक। क्या नाम है? एडवेक। तो इसके अंदर जो है प्रोग्रामिंग की गई थी और एडा के द्वारा ये प्रोग्रामिंग की गई थी। तो स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा का मतलब है कंप्यूटर के निर्देशों और डाटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। जो भी डायरेक्शन है और डेटा है, इंस्ट्रक्शन और डेटा, इनको किस में सेव किया जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। इसमें जो है कंप्यूटर को अधिक लचीला और कुशल बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे विभिन्न कार्यों को करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो एक टाइम पे जैसे आपने स्टोर कर दिया तो उस प्रोग्राम को हटाने के बाद उसमें दूसरा प्रोग्राम आप डालोगे तो उसको दूसरे रूप से उपयोग कर सकते हो आप। एडवेक को जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा डिजाइन किया गया था और इन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनीवेक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये, और लेकिन इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा का उपयोग नहीं किया गया था, ठीक है। तो ENIAC जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और एडवेक जो है इसके अंदर स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा का उपयोग किया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा आधुनिक कंप्यूटरों का भी आधार है। एडवेक के विकास ने कंप्यूटर के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी गणितज्ञ थे, आविष्कारक थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे ये। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था। चार्ल्स बेबेज ने क्या डिजाइन किया था? एनालिटिकल इंजन, जो एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था ये। एनालिटिकल इंजन को कभी भी पूरी तरीके से बनाया नहीं गया था, लेकिन इसके डिज़ाइन ने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास को प्रभावित किया था। बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को क्या माना जाता है? कंप्यूटर का जनक। बेबेज ने डिफरेंस इंजन को भी डिज़ाइन किया था, जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, ठीक है। डिफरेंस इंजन को डिज़ाइन किया था बेबेज ने।
एडा लवलेस एक गणितज्ञ है और लेखिका है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था, जिससे उन्हें पहली जो है कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ध्यान रखना एडा लवलेस जो है ये इनको माना जाता है पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। और इन्होंने लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिदम। पहला एल्गोरिदम किसने लिखा था? एडा लवलेस ने। तो ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है IBM 1401 और क्या है? तो सेकंड जनरेशन के हैं ये कंप्यूटर IBM 1401, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। IBM 1401 कौन सी पीढ़ी का है? दूसरी पीढ़ी का। IBM 1401 एक लोकप्रिय व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसका उपयोग 1960 के दशक में व्यापक रूप से किया गया था। यह एक ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर था जो इसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाता है। IBM 1401 का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग और अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए इसका उपयोग किया गया था। यह कंप्यूटर अपनी गति और दक्षता के लिए जाना जाता था। IBM 1401 ने व्यवसायों में कंप्यूटर के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था? तो ये हमको सबको पता है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? टेलीफोन, रिले, लाइट बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये बनाया था जॉर्ज स्टिबिट्स ने। किसने बनाया था? जॉर्ज स्टिबिट्स ने। नेक्स्ट है जापानी पंचम पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? ठीक है, तो जापानी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर्स के लिए कौन सी भाषा को बेस माना जा रहा है? ठीक है, 5th जनरेशन के लिए। तो ये भाषा का नाम या बताइए। तो इसका नाम है प्रोलोग। तो प्रोलोग लैंग्वेज को जो है 5th जनरेशन में उपयोग किया जा रहा है बेस के रूप में। अगला है निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे छोटा मतलब मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो के बाद में हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। मिनी के बाद में हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो याद रखना है सबसे छोटा कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और फिर सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है पीडीए का फुल फॉर्म बताना है। तो पीडीए का फुल फॉर्म याद रखिए, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या फुल फॉर्म है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट है कॉलम 1 को दूसरे से मिलाना है। तो ये हमको पता है सबको कि कॉलम 1 में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किसमें किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में किया गया था ट्रांजिस्टर का उपयोग, ठीक है। इसके बाद में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किसमें किया गया था? तो पहली पीढ़ी में किया गया था। नेक्स्ट है VLSI और परम। तो VLSI चौथी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। और नेक्स्ट है परम का उपयोग 5वीं पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CADB। तो CAD और B, ठीक है। तो परम का उपयोग किसमें? 5वीं पीढ़ी में किया गया है। मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी में है, VLSI चौथी पीढ़ी में है और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, इसका प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ था? IC जिसको अपन बोलते हैं। तो पहली पीढ़ी में तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, तीसरी पीढ़ी के अंदर इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग हुआ था। तो ये भी याद रखना है, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ है? तीसरी पीढ़ी के अंदर। नेक्स्ट है जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करवा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये लक्षण क्या कहलाता है? ठीक है, वंस यू लोड द सूटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। ये फीचर क्या कहलाता है? तो ये फीचर कहलाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक कहलाता है फीचर को।
नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था सन 1906 के अंदर। ठीक है, कब किया गया था? 1906 में आविष्कार किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। और इसका आविष्कार किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, स्टोरेज करता है और कंट्रोल करता है। तो प्रोसेस याद रखना है। फादर ऑफ पंच कार्ड हमने ऊपर पढ़ा है, हरमन होल्ड्रेथ कहलाता है। ठीक है, हरमन होल्ड्रेथ हो जाएगा इसका आंसर। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कौन सी पीढ़ी में आया है? तो 5वीं पीढ़ी में ये कॉन्सेप्ट आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जो है अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर पुस्तकालय जो है, लाइब्रेरी के अंदर पीसी लगा रहता है। और पीसी किसका उदाहरण है? पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, चार्ल्स बेबेज ने किया है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड, कंप्यूटर का उपयोग किस में किया जा सकता है? तो कंप्यूटर को हम उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटिंग के अंदर, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर और स्टोरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर। कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है? तो जो भी फाइलें हमने हटा दी तो कहाँ पे होती है? तो रिसाइकल बिन के अंदर जो है ये जाती है सारी फाइलें। नेक्स्ट है बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित कब किया गया था? तो बेबेज के द्वारा जो विश्लेषणात्मक इंजन है ये 1836 एडी के अंदर जो है किया गया था। नेक्स्ट है कंप्यूटर को क्या करना है ये बताने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं? प्रोग्राम। निम्न में से कौन सी जो है विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय और ज्ञात को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है? विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मटेरियल एड विच मेक्स ए पॉपुलर एंड अप टू डेट नॉलेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन? तो ये कंप्यूटर है। नेक्स्ट है मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को नाम दिया गया है नैनो कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है, नैनो कंप्यूटर किसको कहते हैं? मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसको माना जाता है? तो सुपर कंप्यूटर के पिता है सेमुर क्रे। इनका नाम याद रखिए, सेमुर क्रे जो है ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग है। ठीक है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग कौन है? सेमुर क्रे। कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दिखाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्चा बोलते हैं। अभी ऊपर पढ़ा है हमने। तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? कैप्चा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मशीन भाषा किस पर आधारित है? मशीन लैंग्वेज जो है ये किस पर आधारित है? तो ये बूलियन एलजेब्रा पे आधारित है। बूलियन एलजेब्रा मतलब 0101 पर ये चलता है मशीन लैंग्वेज, और ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम तो है, लेकिन ये पॉली कंप्यूटर नहीं है कंप्यूटर का टाइप। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कब किया गया था? तो 1991 में किया गया था परम 8000 का शुभारंभ। नेक्स्ट है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब डेवलप किए गए थे? तो ये किए गए थे 1956 से 65 के बीच में। ठीक है, 56 से 65 के बीच में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे।
एग्जाम्पल ऑफ डाटा क्या है? डाटा जो है कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ स्टूडेंट हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, अकाउंट नंबर हो सकता है, तो ये सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ डाटा। कंप्यूटर की विशेषता बताइए क्या है? तो कंप्यूटर की विशेषता है एक्यूरेसी, वर्सेटिबिलिटी और स्पीड। ये तीनों जो है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मुख्य कार्य बताना है क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग। तो ये सारे सही हो जाएंगे इसमें। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली बताना कौन सी है? तो कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली देखिए, सॉफ्टवेयर पैकेज भी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के अंदर होता है, रीड ओनली मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर ही होती है। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता बताइए कौन सी है? कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता तो स्पीड है, एक्यूरेसी है और स्टोरेज है। ये तीनों जो है कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषताएं हैं। बड़े संगठनों में बहुत तेज़ी से जटिल गणना करने के लिए विशेष रूप से जो डिज़ाइन किए जाते हैं कंप्यूटर, हमने पढ़ा है बैंक में यूज़ होते हैं ये, और ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है, कौन सा है? तो परम है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? परम। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ज्ञान किसके लिए उपयोगी है? तो सभी के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसके मुख्य चरण कौन से हैं? तो ये क्या करता है? प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की सूची बनाता है, समस्या को चरणबद्ध करता है और रेखा चित्र के द्वारा विस्तार से चरण को स्पष्ट करता है। तो ये सारे चरण हैं किसके? कंप्यूटर प्रोग्राम के। यदि एक कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सर्विस प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? एक कंप्यूटर है और दूसरे को वो जो है डेटाबेस सर्विस प्रदान कर रहा है, तो आपने सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो इसको कहते हैं अपन डेटाबेस सर्वर। क्या कहते हैं? डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता, ये सारी है हमने पढ़ लिया ऊपर ये। नेक्स्ट है पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनको निम्न में से किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। डेटा एक्स इंफॉर्मेशन, तो मोस्ट सूटेबल रिप्लेस क्या है? तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाती है? इंफॉर्मेशन हो जाती है। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, बताइए क्या है? तो डेटा से प्रोसेसिंग होके क्या बनती है? इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनती है, नॉलेज से विजडम बनती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, डेटा से इंफॉर्मेशन बनेगी, इंफॉर्मेशन से नॉलेज बनेगी, नॉलेज से विजडम बनेगी। नेक्स्ट है खालिस्तान एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। तो डेटा वेयर हाउस में से जो निकाला जा सकता है इसको अपन बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा को निकालना, ये क्या कहलाता है? डेटा माइनिंग कहलाता है। पहला कंप्यूटर जो भारत में स्थापित हुआ था कौन सा था? ये कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये सी ऑप्शन है इसमें, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के अंदर जो है भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था? ये 1955 में। ये भी ध्यान रखना है। अगला है डिजिटल सर्किट किससे बनता है? डिजिटल सर्किट हमेशा बनेगा लॉजिक गेट से। किससे बनेगा? लॉजिक गेट से बनेगा डिजिटल सर्किट। तो देखिए ये गेट है, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड, नोर, एक्सोर, और ये गेट है, इनके द्वारा ही क्या बनता है? डिजिटल लॉजिक। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो इनपुट से आउटपुट सीपीयू के द्वारा, सीपीयू यानी प्रोसेसिंग यूनिट है, तो याद रखना है इनपुट से आउटपुट बनेगा किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। अब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली क्या कहलाती है? ठीक है, पहले से ही ज्ञात है, तो पहले से ज्ञात को क्या बोलेंगे? डिटर्मिनिस्टिक। क्या बोलेंगे? नियतात्मक, डिटर्मिनिस्टिक, यानी पहले से ही ज्ञात है।
नेक्स्ट है, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातु कौन सी है? ठीक है, तो अर्धचालक है ये, और सिलिकॉन का हम उपयोग करते हैं, ये भी याद रखना है। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग। और सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, ध्यान रखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता में किसको कहा जाता है? तो ये आजकल चर्चा में बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है, लूमी किसका एग्जाम्पल है? कौन से कंप्यूटर का एग्जाम्पल है लूमी? तो लूमी है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण। रजिस्टर किसका ग्रुप है? तो रजिस्टर जो है फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। तो ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। थैंक यू फ्रेंड्स।